हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो बच्चों, इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रमेय है अध्याय 11 का, कक्षा 10वीं अध्याय 11 का। सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है। ये हमें सिद्ध करना है। इसको पहले थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता था, तो इस प्रमेय का नाम थेल्स प्रमेय भी है। अब इसको कौन से नाम से जाना जाता है? बीपीटी थ्योरम मींस आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के नाम से जाना जाता है। तो वो आपको बहुत कम टाइम में एकदम इजी वे पे बहुत छोटा सा सिखाने वाला, तो बस ध्यान से देखते चलिए। इसको कर ली तो समझो आपका 4 नंबर जो है बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखते चलेंगे। जितने भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, बस आप लोगों के लिए ये वीडियो होने वाली है। तो देखो बच्चों, हमें क्या दिया हुआ? सिद्ध करना है कि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर। तो यहां पर कोई त्रिभुज की बात हो रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ऐसा एक त्रिभुज बना लिए, इसको नाम दे दिए कौन सा? ABC। क्लियर यहां पर? अब यहां पर देखो, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हो। मतलब एक भुजा के समांतर या तो मैं ऐसा सीधा लाइन खींच सकता हूं इसके समांतर, या तो ऐसे लाइन खींच सकता हूं इसके समांतर, या तो मैं इस तरीका से ऐसा लाइन खींच सकता हूं इसके समांतर। हम लोग बुक के अकॉर्डिंग इस भुजा के समांतर BC के समांतर ऐसा मैं खींच दिया। तब ये क्या करते, दोनों को D और E पर ऐसे प्रतिच्छेद करता है। तब हमें सिद्ध करना है, खींची जाए तो यह रेखा उन दोनों भुजाओं को, मतलब ये दो ठो जो भुजा है आपका, ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों को एक ही अनुपात में बांटता है। ये हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले बहुत आसान तरीके से ये कॉन्सेप्ट समझते चलो। आपको हर एक प्रमुख प्रमेय को कैसे लिखना होता है बच्चों, दिया है करके। क्या दिया है हमें? हमें दिया है त्रिभुज ABC में, इस त्रिभुज में हमारा जो BC लाइन है, BC जो रेखा है वो पैरेलल है, वो समांतर है किसके? DE के, इसके समांतर है भाई। बस आपको ये लिख लेना है, त्रिभुज ABC में BC जो है समांतर है किसके? DE के। ये चीज आप लिख लिए है करके। अब दिया है तो सिद्ध करना है, उसको लिखना है 1 बाई 1 अपन स्टेप फॉलो करते, सिद्ध करना है, उसको समझते चलो। क्या सिद्ध करना है हमें? कि ये समान अनुपात में विभाजित होता है, मतलब AD जो है बटा होगा किसके? DB के, और ये बराबर होंगे किसके? AE जो है कहां पर है? यहां पर इस टुकड़ा का नाम क्या है? AE। वो किसके बटा में होगा, किसके अनुपात में होगा? EC के अनुपात में होगा। यही अपन को सिद्ध करना है। क्लियर है बच्चों? सिद्ध करने के लिए याद रखना, आप लोगों को प्रमेय में रचना करना होता है। रचना क्या होता है? अपना कलाकारी करना होता है। तो क्या करना है, सिंपल सा फंडा समझते चलो। आपको रचना में ऐसे इस B को E से और C को D से मिलाना है, तो उसी चीज को लिख दो भाई। क्या करना है? B को किससे मिलाए हैं? E से, तथा क्या करना है? C को D से, इस C को D से मिलाया ना अपन, तो C को D से मिलाया। जो काम किए अपन उसको रचना में लिख लिए ऐसा। क्लियर यहां तक का आया? अब देखो सेकेंड, इस पर हम लोग क्या काम करेंगे? ऐसा एक लंब खींच लेंगे यहां पर, इसको मैं क्या नाम दे देता हूं? EN, और यहां से ऐसा एक लंब खींचेंगे, इसका नाम होगा DM। ठीक है? तो हमने क्या किया? DM लंब, जो DM लंब है किस पर खींचे? AC, तथा इस वाले लंब का नाम क्या है? EN लंब जो है किस पर खींचे? AB खींचे, ये खींचा। ये इस तरीका से लिख लिया। इतनी सी काम आप लोगों को करना है, क्योंकि प्रमेय को इस सिस्टम में बनाना ही पड़ेगा। ये लिखने की तरीका दिया है, सिद्ध करना है, रचना, ये चीजें आपको बता देना है। फिर बच्चों आप लोगों को क्या करना है? इसकी उपपत्ति, या इसी को क्या बोला जाता है? उत्पत्ति भी बोला जाता है। अभी भी गलत लिखा रहा है, ये उपपत्ति या उत्पत्ति भी बोला जाता है।
तो देखो इसके लिए सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा दिमाग है, उसको लगाते चलेंगे, आप लोग समझते चलेंगे कि कैसे इसको डील आउट करना है। तो देखो ये त्रिभुज है हमारा, मैं एक और रफली आई थिंक आप लोगों को विजिबल हो पा रही होगी। ये त्रिभुज हुआ हमारा, ठीक है। इस त्रिभुज में ऐसा हमने एक लाइन खींचे, फिर यहां पर दो ठो त्रिभुज है ऐसा, तो एक त्रिभुज नंबर 1 और ये 2। तो मैं इन दोनों त्रिभुज का हम लोग यहां पर जिक्र करने वाले हैं अभी। तो हम लोग लिखेंगे बच्चों उसको क्या, त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज का नाम देखो क्या है, इसका नाम है यहां पर A है, यहां पर D है और यहां पर E है, इसलिए उसका नाम क्या लिखेंगे, त्रिभुज ADE में, उस त्रिभुज में। और नीचे वाले त्रिभुज यहां पर है बच्चों आप लोगों का B, तो दूसरे त्रिभुज का जो नाम है उसका नाम क्या है आप लोगों का, BE, और क्या लिख लेना आपको, D, त्रिभुज BED में। तो दोनों का सीधा सीधा क्या करो, एकदम इजी वे पे बता रहा हूं, ट्रिक देखो क्या लिखना है, एरिया ऑफ लिख देना सीधा, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, और नीचे में इसके एरिया निकाल दो, एरिया मतलब क्षेत्रफल है ना, त्रिभुज BED, इस तरीके से। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है आप लोगों को पता है, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। सिमिलरली नीचे वाले त्रिभुज का भी वही होगा, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, ये हो जाएगा। अब यहां पर इसको जस के तस लिखते चलेंगे, अब वैल्यूज रखते चलो, मान रखेंगे तो 1/2 गुणा। अब देखो बच्चों यहां पर एक ट्विस्ट आ रही है, आधार पहचानना है, कौन से त्रिभुज का, ADE का, ऊपर वाले त्रिभुज का। तो ऊपर वाले त्रिभुज में देखो हमने ऐसा यहां से खंभा खड़ा किया है, EN नाम का खंभा, ठीक है। तो भाई खंभा किस पर खड़ा होगा, अगर आप लोग ऐसे जमीन पर खड़ा करोगे आधार पर, इसी पे, तभी तो खड़ा होगा ना। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, कौन सा, AD गुणा में ऊंचाई। इस पर खंभा कौन सा गड़ा है इस पूरे लाइन में, EN खंभा यहां पर लिखे हैं, EN लंब जो है AB पर है ना, ये AB लाइन था पूरा, उस पर कौन सा खंभा खड़ा है, EN। तो ये हो जाएगा आप लोगों का EN। नीचे में सिमिलरली 1/2, और नीचे वाले त्रिभुज की आधार कौन सी होगी, ये वाले त्रिभुज का, इसका, तो ये भी इसका आधार बनेगा, क्योंकि सिद्ध करने के हिसाब से देखते चलो, DB है ना इस पर, इसलिए यहां पर DB आएगा। और उस पूरे लाइन पर एक ही तो खंभा गड़ा है, कौन सा खंभा गड़ा है, EN खंभा गड़ा है, देखो ये वाला, एक ही तो लंब डाले ना, तो EN आ जाएगा। आप इस तरीके से कर लोगे, फिर सिद्ध करने वाले को देखते चलो, AD/DB रहना चाहिए, ये दिमाग में रखो यहां पर। फिर 1/2 बच्चों आप लोगों का कट जाएगा, उसी तरीके से EN और EN कट जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, इन चीजों को समझो, AD/DB ये बाकी रहेगा, और ये होगा समीकरण नंबर 1। इधर वाले लाइन को भी पूरा लिखेंगे, जस के तस उतारते जाएंगे, सेकेंड स्टेप में भी लिख लेंगे, मैं थर्ड स्टेप में डायरेक्ट कर रहा हूं, ADE, एरिया ऑफ हो जाएगा बच्चों कौन सा, त्रिभुज BED, इस तरीके से कर लेना आपको। तो ये बना समीकरण नंबर 1 आप लोगों का। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस पर, किस पर भाई, ये वाली पोर्शन पर। अब हम देखेंगे ऊपर वाले त्रिभुज को और इस वाले त्रिभुज को, ठीक है। तो अगेन हम लोग लेंगे इस बार पुनः, अब किस पर देखेंगे, त्रिभुज, ऊपर वाले त्रिभुज को लेंगे ही लेंगे। ऊपर वाले त्रिभुज का नाम क्या था, ADE, व त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज भाई, अब इसकी बारी होगी, ये नीचे वाले का, इसका, पहले इसको लिए थे ना, इस वाले को, ऐसा वाले को। अब ऐसा लाइन जो खींचे है ना हम लोग बच्चों, उस तो इसको लेंगे, उसका नाम हो जाएगा CED में, ठीक है। ऐसा रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, नाम का क्या है ना, चलो ऐसा रख लेते हैं, उसमें जैसे रखे थे CDE, मतलब उसमें देखो, अब मतलब उधर गए थे फिर अंदर आए थे ना, इसमें भी उधर जाएंगे फिर अंदर आएंगे, ऐसा, इसलिए उसका नाम ऐसा CDE रख दिया, क्लियर। अब दोनों का क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE, इसको भाग करेंगे इससे, एरिया ऑफ त्रिभुज CDE। अब देखो सीधा सीधा सूत्र तो वही होना है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई वाला, तो वही उसी चीज को फिर से लिख लेना, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, ये हो जाएगा। अब 1/2, फिर इसका भी बच्चों क्या हो जाएगा, आधार गुणा में ऊंचाई, इस तरीके से लिखेंगे।
अब 1/2 का 1/2। अब इस पर आधार कौन सा होगा, ऊपर त्रिभुज पर। अब हम लोग इस साइड को बात कर रहे हैं, इसलिए देखो इसमें क्या सिद्ध करना है, AE/EC, इसलिए ऊपर में AE रहेगा, ठीक है। और इस पर खंभा कौन सा खड़ा किए हैं, AC लाइन पर। देखो AC लाइन पर हमने क्या लिखे हैं, DM खंभा खड़ा किए हैं, इसलिए यहां पर बच्चों DM लिखेंगे। और 1/2 फिर इस पर देखो, पहले ऊपर वाले पोर्शंस को लिए A से E तक को, अब इस टुकड़े को लेंगे, आधार कौन बनेगा, ये वाला टुकड़ा EC। सिद्ध करने के हिसाब से भी फॉलो कर सकते हैं। और लंब कौन सा है उस पर, DM। अगेन 1/2 कटेगा, DM और DM कटेगा, तो बाकी क्या रहेगा, AE बटा में EC, इस तरीका से। तो इसमें जस के तस लिखेंगे, फिर से यहां लिख देता हूं मैं, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE बटा होगा एरिया ऑफ त्रिभुज क्या है, CDE से। इस तरीके से कर लेंगे। ये हुआ बच्चों आप लोगों का समीकरण नंबर 2। आया यहां तक का। अब देखो हमें तो इन दोनों को इक्वल टू में लाना है, मतलब ये दोनों बराबर होना चाहिए, इसके ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर होना चाहिए। उसको बराबर करने के लिए क्या जरूरी है कि हमारा वो लेफ्ट हैंड साइड और ये वाली साइड बराबर होना चाहिए। अब देखो इसकी इन दोनों को देखेंगे तो इसके ऊपर और इसके ऊपर, दोनों को ऊपर ऊपर बराबर। देखो उसमें भी एरिया ऑफ त्रिभुज ADE लिखा है, इसमें ऑफ एरिया ऑफ त्रिभुज ADE ही लिखा है, लेकिन नीचे अलग अलग है भाई। अब हम लोग इसके नीचे को सेम करेंगे, कैसे वो चीजें समझते चलो, ठीक है। अब इसमें इसके नीचे में क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज BED, तो लिखेंगे त्रिभुज BED, ये बच्चों बराबर होंगे इसके एरिया ऑफ त्रिभुज CDE, इस तरीके से ये बराबर होंगे भाई। अब ये बराबर होंगे क्यों, इन चीजों को समझो यहां पर कॉन्सेप्ट को कि क्यों ये दोनों बराबर होगा, ठीक है। अब यहां पर ये लाइन आपस में बराबर इसलिए होंगे क्योंकि ये दोनों एक ही क्या है, एक ही दोनों की एक ही आधार पर बना वृत्त है, त्रिभुज है, ये लिख सकते हो, एक ही आधार पर बना है, या मतलब एक ही आधार पर बना, इसलिए जैसे बुक में लिया कॉन्सेप्ट ये लिखेंगे, बाजू में यहां पर जगह है आप लोग क्योंकि लिख लेंगे एक ही आधार पर बना वृत्त है, क्या लिख लेंगे वहां पर, एक ही आधार पर बना वृत्त है, इसलिए ये दोनों लाइन आपस में क्या होगा, बराबर होगा, ऐसा करके आप लोग लिख लेंगे। क्लियर है। या हम लोग समांतर वाला भी बोल सकते हैं, ये वाला जो BC और DE समांतर है करके, इसको भी आप लोग वहां पर लिख सकते हो। अब देखो जब इसके नीचे भी बराबर है और ऊपर तो पहले से बराबर था, ये दोनों भी बराबर क्यों है, एक ही आधार पर बना वृत्त है इसलिए बराबर, त्रिभुज है इसलिए बराबर होगा, लिखेंगे। उसके बाद सीधा सीधा लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से, ठीक है। बहुत तामझाम अपन करते नहीं है, सीधी बात फंडा पे चलते, जो अपन को प्रूफ करना है। जब इसकी ये पूरी तरीका से बराबर है लेफ्ट हैंड साइड, तब उसके राइट हैंड साइड भी बराबर होगा, AD बटा में DB बराबर होगा किसके, AE बटा में EC, ऐसा। तो यही हमें सिद्ध करना था, तो लिख दो बच्चों, क्या सिद्ध हुआ, ये हो गया भाई आपकी कंफर्म 4 नंबर। इस तरीके से करोगे तो बस यहां पर एक कॉन्सेप्ट लिख लेना इस जगह पे, तब थोड़ा अच्छा सा इसका स्वाद बढ़ जाएगा कि एक ही वृत्त का बना त्रिभुज है इसलिए ऐसा होगा करके। क्लियर है। तो ये रहा आपके थेल्स प्रमेय, आधारभूत समानुपातिक प्रमेय, जिसको आपको 4 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो बस ध्यान से इसको 1-2 बार और कर लो। और भी वीडियोस में बनाया हूं, उसमें थोड़ी सी ज्यादा डिटेल है, उसमें बच्चों को दिक्कत आ रही थी, इतनी बड़ा सा बताते हो आप लोग, इतना लंबा बताते हो ऐसा। तो इस बार थोड़ा सा शॉर्टकट, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा शॉर्टकट हो गया, एकदम छोटा सा कर दिया हूं इसको, ताकि आप लोग अच्छे से कर पाओ और जो है आपको पूरे मार्क्स जो है बच्चों मिल जाए। क्या देखने वाले हैं, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इसको सीख गए, समझो आपका 4 नंबर बोर्ड एग्जाम में कंफर्म है बच्चों। तो बस ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए, जितनी आसान हो सकती ना बताने की कोशिश रहेगी मेरी। तो बस आपको सिखाना है, समझाना है, और ताकि आप जाके बोर्ड में सीधा छाप के आ जाओ। तो बस देखो, ये अध्याय 12 का आपकी कक्षा 10वीं गणित का प्रमेय नंबर कौन सा है बच्चों, 10 है। मुझे पेज नंबर एग्जैक्ट अभी तो याद नहीं है, बट प्रमेय नंबर 10 है, जो सीधा सीधा 4 अंक के लिए पूछे जाते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अच्छी प्रमेय है। देखो सीध क्या करना है अपन को, चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलेंगे, जो ऐसे चतुर्भुज जिसके शीर्ष किसी वृत्त पर होते। मान के चलो एक वृत्त है बच्चों, ये इस वृत्त के केंद्र O है,
अब देखो इस पर इसके शीर्ष को हम लोग ऐसे ही लेंगे, इस तरीके से ले लेता हूं मैं, ये हुआ शीर्ष इसके, ठीक है। अपन यहां पर लेते हैं, ये यहां कहीं पर ऐसा, तो ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी और ये डी, इस तरीके से ले लेंगे, ऐसा ले लेंगे। ये एक हम क्या बना लेते हैं, चतुर्भुज बना लेते हैं। चक्री चतुर्भुज इसको ही बोला जाता है जिसके शीर्ष किसी वृत्त पर होते हैं, वृत्त की परिधि पर होते हैं, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, चक्री चतुर्भुज। इसके सम्मुख कोणों के योगफल, मतलब इसके आमने सामने का, जैसे कि डी के आगू में कौन हवे, बी ना, तो आमने सामने का कोणों को जब जोड़ेंगे उसको योगफल करेंगे बच्चों, तो 180 अंश होता है। यही अपन को प्रूफ करना है, यही अपन को सिद्ध करना है। तो सिंपल सा जो तरीका है दिया है करके सबसे पहले लिखेंगे, दिया है चक्री चतुर्भुज ए बी सी डी है। ये अपन को एक चतुर्भुज दे दिए, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है और इसके केंद्र क्या है, ओ है। तब अपन को सिद्ध क्या करना है, उसको देखो, सिद्ध करना है, उसको भी तो लिखते ही है ना। सिद्ध करना है बच्चों हमें कि आमने सामने की कोण, सम्मुख कोण लिखे ना प्रमेय में, तो वो सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने की कोण, मतलब एंगल ए और एंगल सी को मैं जोड़ूंगा, इन दोनों का आमने सामने यही होगा ना। दोनों को बच्चों जब जोड़ेंगे तब ये होगा 180 अंश, या हमें एंगल बी और एंगल डी को जब जोड़ेंगे तो भी 180 अंश होगा। ये हमें प्रूफ करना है, या तो हम ऊपर को प्रूफ कर दे या नीचे को प्रूफ कर दे, फिर बात खत्म, 4 नंबर हमारे जेब में। तो चलो भाई, सिद्ध करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, रचना करना पड़ेगा, वो आप लोग अच्छे से जानते, भली भांति जानते। तो रचना कैसे करना है, अपनी कुछ कलाकारी करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इसको ऐसे करके मैं मिला दूंगा इन दोनों पॉइंट्स को, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, केंद्र ओ, चलो उल्टा लिखते हैं, थोड़ा सा अलग लिखते हैं इसको। कैसा, इस तरीके से, बिंदु ए व सी को केंद्र ओ से मिलाया, ऐसा लिख लिया भाई अपन आसानी से, ठीक है। ये रहा बच्चों, बस सिंपल से यही काम करना है। अपन ए को और सी को किससे मिला दिए, ओ से। यहां तक क्लियर, यहां तक कर लिए। अब हम लोग लिखते हैं कौन सा, उपपत्ति। उपपत्ति या उत्पत्ति कोई टीचर लिखवाते हैं तो उसके हिसाब से आप लोग देख लेंगे आपके स्कूल में क्या कराए हैं, ठीक है। बुक पे उपपत्ति, दैट्स व्हाई अब मैं भी क्या लिखता हूं, उपपत्ति लिखता हूं। तो देखो यहां पर दो ठो चाप बनेगा, एक तो नीचे वाला चाप बनेगा ए बी सी, तो हम लोग लिखेंगे चाप ए बी सी द्वारा बना कोण, ठीक है। अपन बात कहां से कर रहे हैं, मैं एक और बना लेता हूं, वृत्त। ये रहा वृत्त, कहां पर ए बी और सी है और ये केंद्र ए बी सी। तो इस चाप के द्वारा, ये है चाप हमारा, तो इस चाप के द्वारा एक तो यहां पर कोण बन रहा है और एक तो बन रहा है ऐसे ऊपर पर, इस जगह पे और इस जगह पे बन रही है ऐसा। एक तो नीचे पे बन रहा है, एक ऊपर पे बन रहा है, तब यहां पर दो कोण बन रहे हैं, एक तो ये डी है। तो होता क्या है समझो, एक कॉन्सेप्ट है, एक प्रमेय है। इस प्रमेय से भी पहले अंदर की कोण है जो बाहर के दोगुना के बराबर होता है। अंदर की कोण मतलब केंद्र पर बना कोण बाहर में कहीं पर भी कोण बनता है तो उसके दोगुना के बराबर होते, ये है उसकी कॉन्सेप्ट। तब इसके हिसाब से हमारा एंगल AOC जो है, AOC जो है बराबर होंगे किसके, बाहर वाले के दोगुना के। बाहर के दोगुना का नाम क्या रखेंगे, इसका नाम कहां पर बन रहा है, कोण बन रहा है ADC पर। ये ADC तो D बीच में है तो D पर कोण बन रहा है। हो गया क्लियर यहां तक का। ये हुआ समीकरण नंबर 1। ऐसे आप लोगों को करना है। फिर देखो एक और चाप, एक और वृत्त बना लेते हैं अपन ऐसा करके। ये फिर से बच्चों हमारा केंद्र O है, A B और C यहां कहीं पर है, A B C और यहां पर है आप लोगों का D। तो फिर से इसको मिलाएंगे ऐसा, चलो इसको नहीं मिलाते। अब हम लोग चाप किसको लेंगे, पहले A B C तक लिए थे, अब हमारा ऊपर वाला चाप है तो ऊपर वाले देखो इसके द्वारा ऐसा एक ऊपर में कोण बना, ठीक है, उस चाप के द्वारा कोण बना, फिर एक ऐसे करके बाहर में बन गया। तो यहां पर ऐसा दो ठो कोण बन रहा है।
ठीक है, तो वो दोनों कोण भी बराबर होंगे आपस में इस तरीका से। तो लिखेंगे चाप CDA द्वारा बना कोण। एक तो बच्चों अंदर में कोण बन रही है, कौन सा कोण बन रही है? COD, ऐसा इस तरीका से क्या बन रहा है? COAD बोल रहा था मैं, एंगल COA बराबर होंगे दोगुना के। देखो जब इसके नीचे में बन रहा था तो अंदर का कोण बाहर में कहीं पर भी बने उसका दोगुना बराबर होता है, तो इसका भी यहां का जो कोण है बाहर के दोगुना के बराबर होगा। तो बाहर का दोगुना का नाम क्या है? ABC। ये समीकरण नंबर 2। इस तरीके से कर लेना आप लोगों को। आया बच्चों, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा पहली बार में लग रहा होगा कि क्या क्या चीजें ये भैया बता दे रहे हैं करके, है ना। तो बस ध्यान से देखते चलो। समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण को बच्चों आपको क्या करना है? जोड़ देना है। कैसे? एंगल AOC एंगल COA बराबर होंगे, इसको जोड़ दो 2ADC प्लस में दोगुना के बराबर होंगे ABC के, इस तरीके से जोड़ दोगे। अब इसका मान जो है AOC और COA, मतलब कहां पर AOC, तो ये पूरा कोण बच्चों, ये पूरा कोण कितने अंश का होगा? पूरा कोण 360 अंश का होता है। दैट्स वाई अपन बच्चों यहां पर लिखेंगे 360, और इसमें से मैं 2 को कॉमन निकाल लेता हूं। 2 को कॉमन निकालेंगे बच्चों तो हमारे पास बाकी क्या रहेगा? ADC और एंगल ABC, इस तरीके से 2 बाकी रहेगा। ठीक है, अब बाकी पोर्शन यहां पर देख लो। यहां तक क्लियर है आपको? 2 को भेज दो तो वो आ जाएगा इस साइड बटा में 360 की बटा में आपका 2 आएगा। अब उस साइड सिर्फ बाकी कौन सा रहेगा? ये वाली कोण। तो मैं इस कोण को ADC को सिर्फ D बस लिख सकता हूं क्या? सिद्ध करने के हिसाब से, क्योंकि D पर ही तो कोण बन रहा है, और ABC को B पर कोण बन रहा है, इसलिए उसको क्या लिख लेंगे? B लिख लेंगे, ऐसा। अब इसको कट कर दो, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 8 16 सुना 80 100 उसको 2 से भाग कर देंगे तो आएगा कितना? 180। तो ये इसको लिख लेंगे एंगल B प्लस में एंगल D। तो देखो 2 कोणों का सम्मुख कोणों का योग कितना हो रहा है? 180 अंश हो रहा है। यहां तक सिद्ध हो गया। आप चाहो तो बुक में जैसे आगे बढ़ाए वैसा बढ़ा सकते हो, या यहां तक भी लिखोगे तो आपको पूरे नंबर्स दे देंगे। ठीक है, ये तो हो गया। या हम इसको नाम दे देते हैं तीसरा। ठीक है, सिद्ध हो गया है, यही आंसर है। बट आगे अगर लिखना जैसे बुक में दिया है तो हम लोग लिखेंगे चतुर्भुज ABCD में चतुर्भुज के चारों कोणों को एंगल A एंगल C प्लस एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू कितना होता है? 360 अंश होता है, वो तुम लोग को पता है। चारों कोणों को जोड़ने से A C को B और D चारों कोणों को जोड़ने से कितने अंश होगा? 360 अंश होगा। हमें A और C का मान नहीं पता तो A और C को A और C ही लिख दिए। B प्लस D का मान देखो, B प्लस D का मान कितना है? 180। तो यहां पर लिख लिया 180 बराबर में 360। अब हमें A और C का मान चाहिए, इसलिए बच्चों 180 को उधर भेज देंगे तो वो बेचारा बन के जाएगा किसमें? माइनस 180 बन के। तो एंगल A प्लस एंगल C बराबर हो जाएगा 180 अंश 360 में 180 घटाओगे तो आपके पास बाकी कितना रहेगा? 180 ही बाकी रहेगा। ये समीकरण 4। आप लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से सिद्ध हुआ। क्या लिखेंगे? मैं बता रहा हूं, उस चीजों को नीचे लिखना ही है। देखो हमने सिद्ध कर दिया, सिद्ध हुआ करके लिख सकते हो, या पूरी अच्छे से आपको नंबर्स चाहिए, आप टॉप 10 लिस्ट वाले बच्चे हो, देन आप क्या करो? समीकरण 3 व 4 से सिद्ध हुआ कि चक्री चतुर्भुज के सब कोणों का योगफल 180 अंश होता है, ऐसे पूरा उतार देंगे। क्लियर है? तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रमेय में। आप पूरी प्रमेय 4 प्रमेय सिखाने वाला हूं, सर चारों प्रमेय आपको सिखा के जाऊंगा। इसमें अब जो हम क्या सीखने वाले, प्रमेय नंबर 3 हमारा कौन से पाठ का है? आपके अध्याय 12 को सबसे आसान प्रमेय है, जितनी भी प्रमेय है उसमें तो यही बेचारा है, तो बहुत आसान से भी भाई बहुत कम टाइम में आपको सिखा दूंगा। प्रमेय नंबर ये कौन सा आपकी बुक का? 12 है भाई, देख लेंगे, पेज नंबर एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे। तो इस प्रमेय में देखो बच्चों आपको दिया क्या है कि सिद्ध कीजिए कि बाह्य बिंदु से, बाह्य मतलब बाहर से, सिद्ध क्या करना है? बाह्य बिंदु मतलब बाहर से वृत्त पर, कोई एक वृत्त है बच्चों, उस पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है करके अपन को सिद्ध करना है भाई। तो बहुत आसान है, ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए। अभी ऐसे नहीं आएगा, जैसे कि सपोज दैट बच्चों ये हमारा क्या है? वृत्त है। ठीक है, इस वृत्त का केंद्र इसको ले लेते हैं, इस वृत्त के क्या बोल रहे हैं? वृत्त के बाह्य बिंदु से, ऐसा कहीं पर एक बिंदु है ये, यहां पर
दिख रही है। तो इस बिंदु से ऐसा मैं स्पर्श रेखा खींच दूं इस तरीके से, तो इन दोनों की लंबाई जो है, ये दो स्पर्श रेखा है, दोनों की लंबाई बराबर होती है। मान के चलो ये हमारा ए है, ये है पी और ये है क्यू। मान लो ए, ऐसा नाम तो कुछ भी रख सकते हैं अपन, एबीसी भी रख सकता था मैं, नाम से मत जाना, ऐसे मत बोलो कि हमारे सर तो एबीसी में बताया था, आप ऐसा गलत बता रहे हो, ये नहीं होती। आप समझते चलो, सीखते चलो कि नाम को कुछ भी रखा जा सकता है। तो ये दोनों की लंबाई जो है बराबर होती है करके हमें सिद्ध करना है, बस सिंपल सी फंडा। प्रश्न क्लियर है कि ये दोनों की लंबाई बराबर होता है, बस अपन को इतना सिद्ध करना है। तो प्रमेय को सिद्ध करने के लिए सबसे पहले बच्चों दिया है, लिखते क्या दिया हमें कि एपी व एक्यू वृत्त की क्या है बच्चों, स्पर्श रेखाएं हैं। ये दिया हुआ है हमें कि है, और क्या है, और वृत्त का केंद्र O है। इतना चीज अपन को दिया है, ठीक है। एपी व एक्यू लाइन, ये एपी लाइन और एक्यू लाइन जो है इस वृत्त की स्पर्श रेखा। अब एक क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, पूछे जाते बोर्ड में कि वृत्त में कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो वृत्त की बात करें तो अनंत स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, लेकिन वृत्त के किसी एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो प्रश्न दो तरीके से पूछे जाते हैं, एक वृत्त में कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो उसमें लिखेंगे अनंत, और एक वृत्त के किसी एक बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं बच्चों, बस ये याद रखेंगे आप लोग। क्लियर है? तो यहां तक तो आपको आ गया है ना, दो एक्स्ट्रा चीजें भी आपको बता दिए, बोनस पॉइंट है वो। अब दिया है के बाद हमें क्या लिखना होता है, सिद्ध क्या करना है उसको, तो सिद्ध करना है उसको लिख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि जो एपी लाइन है और एक्यू लाइन है ये दोनों बराबर है, दोनों की लंबाई बराबर है करके हमें सिद्ध करना है, बस सिंपल सा, ठीक है। और सिद्ध करने के लिए हमें कुछ ना कुछ क्या करना होता है, रचना करना होता है। दो दो प्रमेय देख के आ चुके हुए, तीसरा प्रमेय है आपका, है ना। तो अपन क्या करेंगे, केंद्र O को बिंदु A P व Q से बच्चों आप लोगों को क्या करना है, इसको मिला देना है। क्लियर है यहां तक? ठीक है। किससे किससे मिलाना है, बिंदु मतलब केंद्र O को A से, तो A से अपन पहले ऐसे मिला लो भाई फटाक से, ये A से मिला लिए, P से मिलाना है तो P से मिला दिए हुआ, और Q से मिलाना है तो Q से मिला दो, ये हो गया। सो इजी, बस इतनी सी काम आपको करना है। अब अपन को क्या करना है बच्चों, उपपत्ति इसकी देखनी है भाई। तो उपपत्ति कैसे हो जाएगी, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, समझते चलो, देखते चलो। दो ठो त्रिभुज अपने पास बन गया, यहां पर त्रिभुज नंबर 1 और 2, ऐसे आपको 1 और 2 नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए बता दिया। दो त्रिभुज अपने पास बन गया, तो इस त्रिभुज में देखो ऊपर वाले त्रिभुज का नाम क्या दे दे, इस त्रिभुज को क्या नाम दे, तो AOP, त्रिभुज AOP व नीचे वाले त्रिभुज का नाम क्या रख दे, AOQ। में दो त्रिभुज बनाना अपने पास, ऊपर वाली त्रिभुज और नीचे वाली त्रिभुज, दो त्रिभुज बना। तो दोनों त्रिभुज को देखो, यहां पर OP लाइन और OQ लाइन आपस में बराबर होगा। क्यों भाई, ये वाली लाइन OP लाइन और OQ लाइन आपस में बराबर होगा लिखा हूं, तो क्यों होगा उस चीजों को भी आपको एक्सप्लेन करना होगा बच्चों, लिखना होगा यहां पर। तो बराबर इसलिए होगा, क्या है, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं है, एक ही वृत्त की त्रिज्या भी। अब एक वृत्त की त्रिज्या आप कहीं पर भी खींचो उतना ही रहेगा, सेम रहेगा, उसकी लंबाई तो बराबर रहेगी ना, एक वृत्त की त्रिज्या तो समान ही रहती है। इसलिए OP लाइन और OQ लाइन, ये दोनों लाइन बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और फिर OA बराबर में OA, ये कहां से आ गया, OA बराबर OA, तो बीच में लाइन देखो OA, तो दो दो बार क्यों लिखो भैया, तो ये देखो मैं ऊपर वाले त्रिभुज को बोलूंगा, ऊपर वाले त्रिभुज का AOP, देखो ये रास्ता आया AOP, तो ये रास्ता कॉमन आ रही ना। फिर नीचे वाले त्रिभुज को बोलूंगा तो AOQ, तो देखो ये उभयनिष्ठ, ऊपर वाले त्रिभुज में भी वो लाइन आ रहा है, नीचे वाले में भी आ रहा है, इसलिए ये दोनों बराबर होगा। तो क्यों होगा, तो उभयनिष्ठ आप लोगों का भुजा है बच्चों,
ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। और क्या होगा, एंगल P और एंगल Q आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये क्यों आपस में बराबर होगा, ये दोनों का कोण आपस में इसलिए बराबर होगा, इसलिए क्योंकि यहां पर भी इन दोनों का मान कितने कितने अंश है, समकोण है। क्यों बराबर होगा, समकोण की वजह से। क्यों बराबर होगा बच्चों, समकोण की वजह से। अब बोलोगे प्रश्न में कहां से समकोण दिया है, तो ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा इत्तू सा बच्चों वाला, वो क्या है, केंद्र से डाला गया लंब जो है, ये लंब, अगर केंद्र से हम लोग कोई भी ऐसा लंब डालते हैं, परिधि पर लंब डाला जाता है, तो वो क्या करता है, अब लंब है मतलब सीधा सीधा तो खड़ा करेंगे ना, खंभे को ऐसा तिरछा तो खड़ा नहीं करोगे आप, सीधा रहेगा, और सीधा है मतलब वो 90 अंश का कोण बनता है, इसलिए ये समकोण की वजह से। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर ये जब बराबर है तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसका दो ठो भुजा बराबर है, एक ठो कोण बराबर है, तब त्रिभुज कौन सा AOP जो है सर्वांगसम होंगे बच्चों किसके, ऊपर वाले नीचे वाले त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज AOQ के। क्यों भाई, क्यों सर्वांगसम होंगे, तो भैया रीजन बता दो आप, क्या है, समकोण कर्ण भुजा से, किसके वजह से, समकोण कर्ण भुजा से, या आप लिख सकते हो भुजा कोण भुजा से। दूसरा क्या कारण क्या लिख सकते हो, भुजा कोण भुजा, मतलब दो ठो भुजा बराबर है, तो भुजा कोण भुजा, दो बार भुजा आ रही, तो ये इस वजह से। अब ये सर्वांगसम है, इसका मतलब ये है, सीधी बात है, सीधा फंडा है, सर्वांगसम है मतलब ये एक दूसरे को पूरी तरीके से ढकेगा, पूरी तरीके से ढक रहा है, मतलब ये वाली लाइन भी आपस में क्या होगा, जब ये दोनों बराबर है, ये बराबर है, तो ये वाला लाइन भी आपस में बराबर होगा, तब जो है बच्चों हमारा AP लाइन जो है AQ लाइन के बराबर होगा, और यही अपन को सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। इतना लिखते ही आप लोगों के अकाउंट में 4 नंबर बच्चों भेज दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा, डाल दिया जाएगा। बस ध्यान से एक बार और इसको देख लो, अच्छे से समझ लो और कंफर्म कर लो अपना 4 नंबर। तो में हम क्या देखने वाले आपके, सिद्ध कीजिए कि PAB वृत्त की छेदक रेखा हो जो वृत्त को A और B पर प्रतिच्छेद करती है, और PTA की स्पर्श रेखा खंड है, तब हमें इसको सिद्ध करना है। ये क्या है भाई, ये है बच्चों आपका कक्षा 10वीं गणित की प्रमेय नंबर 13 अध्याय 12 का, और हमारी वीडियो की 4th प्रमेय है, चौथी प्रमेय। ये 4 प्रमेय है, 4 से 5 प्रमेय है, इतना कर लिए तो आपका 4 नंबर कंफर्म है 100%। फिर से 4 नंबर जो है कंफर्म कराने वाला हूं, बस ध्यान से देखते चलिए, समझते चलिए। प्रश्न को एक बार और पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये कथन है, हमारी प्रश्न है ना, सिद्ध करना है कि PAB वृत्त की छेदक रेखा, मतलब एक वृत्त की जिक्र हो रही है तो हमें एक वृत्त तो ड्रॉ करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना वृत्त के तो कुछ समझ आएगा नहीं। फिर ये हुआ इसका केंद्र O, क्योंकि वृत्त का तो केंद्र रहेगा ही रहेगा। अब बच्चों क्या बोल रहा है, PAB एक वृत्त की छेदक रेखा, ऐसा एक लाइन खींचना है भाई अपन को, ऐसा छेदक रेखा मतलब उसको छेदते हुए जाएगा। ये A पॉइंट हुआ और ये B पॉइंट हुआ, और यहां पर ले लेते इसको P पॉइंट, PAB जो वृत्त को A और B पर, देखो A और B जगह पर काट रहे हैं ना, वृत्त को प्रतिच्छेद करती है, और PTA की स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा वाली कॉन्सेप्ट अभी समझाया हूं मैं पीछे प्रमेय नंबर 12 में, वो एक ही जगह को टच करता है। ये हुआ P है तो ये हो जाएगा T, ऐसा क्लियर है। इतनी चीजें दिया है और अपन को तब क्या करना है, इसको सिद्ध करना, P इंटू PB बराबर PT का स्क्वायर। क्या बोलूं, सबसे आसान तो नहीं है ये, थोड़ी सी रुलाने वाली चीज है, बस समझते चलिए। एक बार में नहीं आएगा, दोबारा वीडियो देखना, तिबारा देखना, डेफिनेटली हो जाएगा, और कुछ चीजों को याद करते हुए चलना पड़ेगा। बस पाइथागोरस प्रमेय इसमें भर भर के अप्लाई होगा, जगह जगह पर अप्लाई होगा, 3 बार पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई होगा, मैं बता रहा हूं, तीनों बार को अच्छे से कर लोगे। अब इसमें लिखेंगे कैसे, दिया है करके, क्या दिया है अपन को, दिया है PAB वृत्त की क्या है बच्चों, वृत्त की छेदक रेखा तथा इसके नीचे, नीचे कौन सा है आपका PT, PT एक स्पर्श रेखा है, ये अपन को दिया है। ठीक है, इतना चीज दिया है। तब हमें सिद्ध जो करना है उसको लिखेंगे हम लोग को, सिद्ध क्या करना है उसको समझ लो। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है हमें कि कौन कौन सा, ये
पी ए इंटू पी बी को जब गुणा करूंगा तो आएगा कितना, पी टी का स्क्वायर आएगा करके। ये सिद्ध करना है, और सिद्ध करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कलाकारी करना पड़ता है, रचना करना होता है। ये आप लोगों को अच्छे से पता है पिछले 3 प्रमेय से कि कैसे आपको करना है। तो कैसे होगा, यहां पर हम लोग एक यहां पर लंब खींच देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, एक लंब खींचेंगे। सबसे पहले तो ऐसा करके एक लंब डाल देना एल, ठीक है। क्या करेंगे, ओ एल लंब ए बी खींचा, पहला काम ये कर लेना है। दूसरा काम आप लोगों को बच्चों करना है, ओ को ए पी व टी से, ए बी पी, बी से भी सबसे मिला देते ना भाई, ए बी पी व टी से मिलाया, सबसे मिला दो भाई, जैसे पिछले में मिलाए थे। किससे किससे मिलाना है, ए से मिलाना है, ये ए से मिल गया। बी से मिलाना है, ये बी से मिल गया। इसको पी से मिलाना है, ये हुआ पी से मिल गया। इसको किससे मिलाना है, टी से मिलाना है, ये मिल गया टी से। इस तरीके से कर लिए भाई, क्लियर है। जिससे जिससे मिलाने बोले थे मिला लिया अपन। अब यहीं पर मेन कॉन्सेप्ट यहां से चालू हो जाएगा उत्पत्ति से, ठीक है। उत्पत्ति को देखो, कुछ चीजें हमें यहां कर लेते हैं ताकि हमारे लिए प्रॉपर जगह रहे। उपपत्ति, ठीक है। उत्पत्ति में क्या करना है, देखो यहां पर 3 त्रिभुज काम करेगा। 3 त्रिभुज, ये 1, ये 2 और ये नीचे करके 3 बार आपको त्रिभुज को यूज करना है। 3 पाइथागोरस प्रमेय आपको अप्लाई करना है। तो हम लोग देखेंगे त्रिभुज, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज ए ओ एल में। उसी त्रिभुज में मैं सीधा सीधा पाइथागोरस प्रमेय लगा रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। कुछ चीजें को करना बुक से मैं थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कर रहा हूं फर्स्ट टाइम। देखो यहां पर हमें क्या करना है, प्रमेय को लगाना है इसमें ही, ठीक है। तो कैसे होगा, उसमें अगर प्रमेय को लगा दूंगा मैं, बड़ा होगा ना ये बुक से क्योंकि प्रमेय लगा रहे में। अब देखो वहां पर ये वाला जब लंब है तो यहां पर 90 अंश का पर इसके सामने वाला कर्ण होगा। तो ओ ए का वर्ग बराबर में क्या होगा, ओ एल का वर्ग प्लस में, थोड़ी सी छोटी हो रही है मैं समझ सकता हूं, ओ एल का वर्ग प्लस में क्या हो जाएगा, ए एल का वर्ग हो जाएगा। इस तरीके से आया समझ में यहां तक का। ओ एल का वर्ग बराबर इतना हो जाएगा। अब देखो इसको सीधा सीधा हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ओ ए को इस साइड भेज दे रहा हूं। ओ ए का वर्ग माइनस ओ एल का वर्ग, तो उस साइड सिर्फ क्या बाकी रहेगा, ए एल का वर्ग बस बाकी रहेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है आप लोगों को बच्चों। ये एक हो गया समीकरण नंबर, मैं इसको 1 ले लेता हूं। अब देखेंगे पुनः त्रिभुज। अब मैं दूसरे त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करूंगा। दूसरे त्रिभुज का नाम हो जाएगा ए ओ पी में। ए ओ पी में यहां पर जब अप्लाई करेंगे इस जगह पे, तब यहां पर कैसे होगा उन चीजों को समझना पड़ेगा हमें। बुक से थोड़ा सा अलग कर रहे हैं, बस समझने की कोशिश करना। ए ओ पी में पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई जब करेंगे, सॉरी ए ओ ऐसा पूरे को लेंगे, इतना को कि कैसा, पी ओ एल में, पी ओ एल में कर रहे हैं, पूरे में ले रहे हैं पी ओ एल में, क्योंकि वहां पर लंब नहीं आ रहा था इसलिए। अब यहां पर भी जब ये लंब है तो इसके सामने वाला कर्ण होगा, तो ये कैसा हो जाएगा, ओ ए ओ पी का वर्ग। ये वाला भाई ये लंब है तो ये वाला सामने वाला कर्ण होगा ना, बाकी बराबर में लंब का वर्ग मतलब ओ एल का वर्ग प्लस में क्या हो जाएगा, पी एल का वर्ग, ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है। इस तरीके से कर लेना आप लोग। इसमें अप्लाई किया हूं तो देखो ये बन रहा है, तो ये सामने वाला समझने की कोशिश करो। ओपी ये कर्ण होगा क्योंकि यहां पर तो ये लंब है, तो बचा ये आधार का वर्ग, तो इस तरीके से हो जाएगा। अब उसको देखो हम लोग को, मैं जरूरत के हिसाब से उसको पक्षांतर कर लेता हूं, आप लोगों को कर लेना है कि सीधा सीधा यहां पर क्या कर लेना है आपको, इसको यहीं तक रहने दो, ये समीकरण नंबर 2। और क्या करना है, और त्रिभुज, ये वाली त्रिभुज, थर्ड त्रिभुज में, इस त्रिभुज का नाम क्या देना है, पीओटी में। पीओटी में देखो, पीओटी की अगर मैं बात करूं, पीओटी में यहां पर ये लंब है तो इसके सामने वाला कर्ण होगा कौन सा, ओपी का वर्ग बराबर में, लंब ये है मान के चलो, बट इसमें लंब तो है नहीं तो थोड़ी सी तो मुश्किल होगी इसमें। चलो अपन इसी को लेते हैं, ओटी का वर्ग माइनस प्लस पीटी का वर्ग, इस तरीके से। अब
इसको बेच दो, ओटी को इस साइड बेच दो, तो ओपी का वर्ग माइनस ओटी का वर्ग बराबर उस साइड सिर्फ क्या बाकी रहेगा, पीटी का वर्ग। ये समीकरण नंबर 3। इस तरीके से ये एक्स्ट्रा चीजें बुक में इन चीजों को नहीं कराया गया है, हम डायरेक्ट इसको कर रहे थे। अब देखो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा, पी ए इंटू पी बी, इतना। तो बुक में यहां से चालू किया गया, ये एक्स्ट्रा चीजें आखिर मुझे बताना पड़ता है, इसलिए मैं यहां पर लिख दिया, उसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है। बस याद रखना, यहां से भी आप लोग स्टार्ट कर सकते हो। ये 3 जो स्टेप है ना, 3 बार त्रिभुज लेकर के पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई किया, उसको नहीं लिखोगे तो भी बच्चों आप लोगों का ये हो जाएगा। तो पी इंटू पी बी हो गया, यहां पर हमने लेफ्ट हैंड से ले ली। अब देखो पी ए को मैं कैसा लिख सकता हूं, पी ए लाइन है, ये पी ए लाइन है, तो इसको कैसा लिखूंगा मैं, पूरे को पी एल माइनस क्या हो जाएगा, ए एल, ऐसा। क्यों, देखो ये पूरे का लाइन बहुत लेंथी है, ये उतनी इजी नहीं है, बस समझो यहां से लेकर के यहां तक का ये P है, ये L है। मुझे पता है कि यहां तक की कितना किलोमीटर है, 15 किलोमीटर, और बीच में कहीं पर A है, और पूरा का पता है, और इतना का पता है, ये 10 है, तो ये कितना होगा, अगर हमें सॉरी ये 5 है, ये वाला पोर्शन मुझे पता है, तो मैं, और यहां का ज्ञात करना है मुझे पीए का, तो मैं क्या करूंगा, पूरा में मतलब 15 में 5 घटा दूंगा तो 10 यहां का आएगा ना, समझ रहे हो ना, कि 15 में 5 जाएगा तो यहां पर कितना आएगा, 10। मतलब यहां कैसे करें, पूरा में मैं इतना को घटा रहा हूं ना, तब तो जाके यहां का पता चल रहा है, इसलिए वहां पर भी वैसे देखो पीएल में एएल को घटा दिया, यहां पर एएल को, तब जाके हमारा पीए आ जाएगा। उसी तरीके से यहां से पीएल प्लस में क्या हो जाएगा, एलबी हो जाएगा। भाई इस टुकड़े को देखो, पीएल में इतना पोर्शंस को और जोड़ रहा हूं मैं, तब ऐसा होगा। अगली स्टेप में पीएल माइनस एएल और पीएल प्लस में एएल, ये भी एएल ही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समान भागों में बांटता है, इसलिए ऐसा होगा। क्लियर है, केंद्र से डाला गया लंब जीवा को समान भागों में बांटता है। अब देखो ये एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो हमारा हो जाएगा ये पीएल का वर्ग माइनस में एएल का वर्ग, इस तरीके से सूत्र से। कौन सा सूत्र से, ए का वर्ग माइनस बी का वर्ग बराबर में एक बार प्लस में होती है और एक बार माइनस में होती है। इस फॉर्मूला से बच्चों वो ऐसा हो जाएगा। ट्विस्ट पे ट्विस्ट आते जाएगी, ये प्रमेय ही ऐसा, इसलिए मैं बोला हूं थोड़ा सा है बाकी से ये दमदार, ये यहां तक क्लियर। अब देखो इसके बाद करना क्या है आप लोगों को, पीएल माइनस एल हो गया। अब देखो एएल का मान, यहां पर एएल की जगह में मैं कितना लिख सकता हूं, उस एएल की जगह में देखो एएल की बराबर में मैं ओए माइनस ओएल लिखूंगा। क्या, यहां से समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, पीएल को पीएल लिखा माइनस उसके बदले ओए का वर्ग माइनस ओएल का वर्ग हो जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन करना है आप लोगों को, तो कैसा हो जाएगा, ये पीएल का वर्ग माइनस, अब कैसा होगा, बाहर में माइनस मतलब अंदर का चिन्ह बदल जाएगा ऐसा, तो प्लस ओएल का वर्ग हो जाएगा। यहां तक आया समझ। अब कुछ पोर्शंस को तो हमें मिटाना पड़ेगा, आई थिंक मैं इस पोर्शंस को मिटा देता हूं, इसको आप लोग लिख ले रहा हूं। तो बच्चों यहां देख लेते हैं, जैसे कि हमारे पास अभी कौन सा इंटरफेस है, पीएल, और वो प्लस वाले को देखो यहां पर प्लस ओएल है ना, तो उस ओएल को मैं इधर ले आया, तब माइनस ओए का वर्ग, ऐसे बाकी रहे, जगह बस बदले। अब देखो पीएल का वर्ग प्लस ओएल का वर्ग, जब ये दोनों जुड़ेगा तब वहां पर कितना लिख सकते हैं, ओपी का वर्ग, इसलिए मैं इनको ऐसा बना रहा हूं, ओए का वर्ग, ऐसा। क्लियर, सबको लिखते जाओ, कहां से हुआ ये, समीकरण 2 से, बताते जाओ चेकर को। यहां पर कहां से हुआ है, ये इस जगह पे समीकरण, यहां पर कहां से लिखे, एल की जगह में समीकरण 1 से, ऐसा। जहां से कर रहे हो उन चीजों को बताते जाओ कि हाँ भाई मैं यहां से ऐसा किया हूं करके, ताकि चेकर आप समझ सके। यहां तक क्लियर है। अब ओपी का वर्ग आ गई, ये ओपी का वर्ग, और फिर ओपी का वर्ग माइनस ओए की जगह पे, ओए की जगह पे हम लोग लिखेंगे ओटी का वर्ग। क्यों, क्या है भाई, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, एक ही वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, तो ओए और ओटी आपस में बराबर होगा ना भाई, त्रिज्या ओबी भी आपस में बराबर होगा क्योंकि एक वृत्त की त्रिज्या, इसलिए। और फिर ओपी का वर्ग माइनस ओटी का वर्ग, देखो ओपी का वर्ग माइनस ओटी के वर्ग की जगह में क्या लिख सकते हैं, पीटी का वर्ग। पीटी का वर्ग कहां से हुआ, समीकरण 3 से। यही हमें सिद्ध करना था, सिद्ध हुआ। देखो थोड़ा सा मुश्किल है, ये कहां से हुआ, कैसे हुआ, इन चीजों को समझोगे तो हो जाएगा, तो एक बार और जो है आपको देख लेना है, ठीक।
ठीक है, तो भाई आई होप थोड़ा बहुत आया होगा समझ गए होंगे तो अच्छी सी बात है। एक प्यारा सा कमेंट कर देना और वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो में।